चलिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 कौन से कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा? सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी हमें देखनी है। कुछ कंपनीज पे ये फुल्ली एप्लीकेबल होता है, कुछ कंपनीज पे ये पार्शियली एप्लीकेबल होता है। देखो, अभी फोकस करोगे तो ये बात समझ पे आएगी, वरना एग्जाम के एक दिन पहले तक इस बात में कंफ्यूज रहोगे कि कौन से कंपनीज को पूरा लॉ फॉलो करना है, किस कंपनी को पार्शियली फॉलो करना है। फंडा बड़ा सिंपल है। हमको 220 तो याद ही है। क्या था 220? वेरी गुड। क्या था उस सेक्शन में? ये तो वो बात हो गया, राहुल कौन है? इंसान। चलो, क्वाइट 220 कंपनी का डेफिनेशन बताना था, बराबर। 220 में दो कंपनीज कवर्ड थी, कंपनीज एक्ट 2013 में जो रजिस्टर्ड है, और 267 वाली कंपनीज। तुम फैन एसी सब ऑफ करवा दो। चलो ठीक है। अभी कंपनीज एक्ट 13 और 267 दोनों कंपनीज पे कंपनीज एक्ट 13 का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा फुल्ली। यानी मैंने जो आपको ये बताया कि 470 सेक्शंस है और 7 शेड्यूल्स है, ये पूरे के पूरे सेक्शंस और शेड्यूल किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? 220 वाले कंपनीज पे। 220 में कौन सी कंपनीज आती है? कंपनीज एक्ट 13 वाली और प्रीवियस कंपनी लॉ वाली। पक्का? अब इसके अलावा केयरफुली सुनना, कुछ कंपनीज है जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। तुम भिवंडी में रहती हो ना, इलेक्ट्रिसिटी आती है? चलो सुनो, इन कंपनीज के ऊपर बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इन कंपनीज के ऊपर इनके खुद के लॉज है। जैसे कि लेट्स से एक लॉ है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। अब केयरफुली मेरी बात सुनना, अगर किसी को भी बैंकिंग बिजनेस करना है उसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। अलग अलग मोड्स ऑफ बिजनेस है, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी। आप किसी भी फॉर्म में बिजनेस करो, आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो फॉलो करना पड़ेगा, राइट? जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में तो आपको बैंक बनाना अलाउड ही नहीं है, पार्टनरशिप में आपको बैंक बनाना अलाउड ही नहीं है। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में बैंक बना सकते हो और आप कंपनी फॉर्म में बैंक बना सकते हो, राइट? ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज की काफी सारी बैंक्स हमारे नियर बाई एरियाज में रहती भी है। वो छोटी छोटी सहकारी बैंक्स रहती है ना, कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट? जैसे वो एक कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, राइट? और इधर आपको मिलेगी वो थाने कल्याण नागरिक सहकारी बैंक, कहीं तो आपको दिखेगी इधर। क्या पीएमसी बैंक होता था पहले? क्या हो गया? क्या हो गया साक्षी? साक्षी नाम है ना तुम्हारा? इतना एक्साइटमेंट किस चीज का? समोसा भी नहीं लाया वो तो आज। चलो, अगर लेट्स से मुझे किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस में बैंक बनाना है तो मुझे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, बराबर? नाउ अंडरस्टैंड, एक लॉ बना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट,
किसी को भी बैंक बनानी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस लॉ के अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को, राइट। अब लेट्स से मैं कंपनी फॉर्म में बैंक बना रहा हूं, तो मुझे अपने आप को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी रजिस्टर करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को कंपनीज एक्ट में भी रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट। पर अब मैं कंपनीज एक्ट को पार्शियली फॉलो करूंगा। पार्शियली क्या क्या बातें फॉलो होगी, केयरफुली समझना। लेट्स से मैटर एक्स में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है कि ट्रीटमेंट ए होना चाहिए और कंपनीज एक्ट बोलता है कि ट्रीटमेंट बी होना चाहिए। किसको फॉलो करेंगे? ए। मैटर वाई में ये कुछ नहीं बोलता, ये बी बोलता है, किसको फॉलो करें? मैटर जेड में ये ए बोलता है, ये कुछ नहीं बोलता, किसको फॉलो करें? पक्का? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी को अगर अकाउंट्स बनाना है तो शेड्यूल 3 में दिए हुए फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। ये बात कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी हुई है, पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अलग अलग से फॉर्मेट दिया हुआ है। तो बैंक को अगर जब अपना अकाउंट बनाना रहेगा, लेट्स से एचडीएफसी बैंक बैंकिंग बिजनेस में कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक सब बैंकिंग बिजनेस कर रहा है, कंपनी फॉर्म में कर रहा है, उनको जब अपने अकाउंट्स बनाने, क्या वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाएंगे? किस फॉर्मेट में बनाएंगे? बैंकिंग रेगुलेशन। पक्का? एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? श्योर? सो ये सारी कंपनी कौन सी? बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा अदर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी किसी और कंपनी को अगर हम प्रिस्क्राइब कर दे जिसके ऊपर कोई ऐसा स्पेशल लॉ हो, कोई और स्पेशल कंपनी जिसके ऊपर ऐसा स्पेशल लॉ हो, उसे भी कंपनीज एक्ट क्या करना पड़ेगा? पार्शियली फॉलो करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? इसके अलावा कुछ बोर्ड्स जो कि एक्चुअली कंपनी नहीं है, पर गवर्नमेंट का कहना है कि तुम कंपनी लॉ फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूं। NHAI नाम सुना है? नहीं? आंखें खोल के चला करो, रोड पे सुनाई देगा, दिखाई भी देगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक बोर्ड है जिसे बनाया गया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड हाईवेज, राइट। सो ये जो अपना ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, ये NHAI ने बनाया है। ईस्टर्न फ्रीवे NHAI ने बनाया है, राइट। कुछ हाईवेज MMRDA ने बनाए, राइट। सो लेट्स से NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनको बोला गया है बाई सेंट्रल गवर्नमेंट कि तुम्हें कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। तुम कंपनी नहीं हो, तुम कोई बोर्ड, कोई सेपरेट बॉडी हो, पर कंपनी नहीं हो। कंपनी लॉ किसको अप्लीकेबल है? जो कंपनी है उसको। पक्का? तुम कंपनी नहीं हो, फिर भी तुम्हें कंपनी लॉ फॉलो करना है। कितना फॉलो करना? जितना हम तुम्हें प्रिस्क्राइब करेंगे उतना फॉलो करना है। क्या हो गया? दे दो भाई उसका हाइलाइटर, क्यों रखे हो? चलो हो गया, अभी करें फोकस। और किसी का हाइलाइटर, स्टिकी नोट, पेन, पेंसिल, कॉफी, समोसा? चलो। अगर किसी अथॉरिटी, किसी एंटिटी जो कि एक्चुअली कंपनी नहीं है, उसे बोल दिया जाए कंपनी लॉ फॉलो करना है, तो उसे पार्शियली कंपनी लॉ फॉलो करना पड़ेगा। कितना? जितना उन्हें पर्टिकुलरली बोला जाए। जैसे NHAI को बोला गया है कि आपके ट्रांजैक्शंस बहुत हैवी अमाउंट के होते हैं, राइट, एंड आपके ट्रांजैक्शन में अक्रूमेंट बहुत ज्यादा होता है। आपके लेट से आपका ट्रांजैक्शन आज अक्रू हो गया, अगले 10 साल तक पेमेंट चलते रहेगा। आज आपने बोला हाईवे बनाएंगे, 10 साल लगेगा बनने में, 10 साल तक पेमेंट जाते रहेगा, राइट। सो आपको अकाउंट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाना है, ये बोला गया NHAI को। तो क्या अब NHAI पूरा कंपनी लॉ फॉलो करेगा? कितना? जितना उसे पर्टिकुलरली बोला गया है। पक्का? कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलो फिर बुक पे आएंगे। अप्लीकेबिलिटी फुल्ली एंड पार्शियली अप्लीकेबल क्विकली रीड करेंगे। क्विकली रीड करेंगे, फुल्ली एंड पार्शियली अप्लीकेबल।
क्या हो गया? सो जितना कंपनीज एक्ट का प्रोविजन इज इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द स्पेशल लॉ, उतना हम कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे, बराबर। एंड जितनी बातें कंपनीज एक्ट की सेम हो स्पेशल लॉ से, सेम है तो फर्क ही क्या पड़ता है, एक ही बात है, राइट। जितना कॉन्ट्राडिक्शन में हो उसको हम कंपनीज एक्ट की बातें को फॉलो नहीं करेंगे, स्पेशल लॉ को करेंगे, बराबर। पक्का? कोई कंफ्यूजन है इसमें? चल सकते हैं आगे? चलो फिर अभी एक एकदम सिंपल सा टॉपिक, फीचर्स ऑफ कंपनीज को मार्क कर लेंगे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फीचर्स ऑफ कंपनी, ये फीचर्स दिए हुए हैं सेक्शन नंबर 9 में। क्या कर रहा है राहुल? पहले कुछ ऐसा काम तो कर, ऑटोग्राफ देने लायक बन। और तू क्या कर रहा है? पेंटिंग कराने का कितना शौक है? सामने मेहंदी वाली बैठती है, भेज देता हूं वहां। और तेरे को मेहंदी बनाने का शौक है, मेरे पास बहुत कांटेक्ट है, भेज देता हूं। चलो फोकस करेंगे इधर। फीचर्स ऑफ कंपनी, इसके ऊपर डायरेक्टली 7 to 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, दैट टू क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी मैंडेटरी क्वेश्चन में। सेक्शन नंबर 9, फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी का फीचर्स क्या है, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बात एक ही है। फीचर्स ऑफ कंपनी बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंपनी बोल लो, बात एक ही है, राइट। तो यहां पे लिख लो फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एसेंशियल एलिमेंट्स। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एसेंशियल एलिमेंट्स। सुनो, कंपनी का एक सोल फीचर है, जिस फीचर की वजह से बाकी सारे फीचर आए। कंपनी का एक सिंगल फीचर है, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। कि आप कंपनी को, कल मैंने बोला था एक सेपरेट पर्सन मान लो, ये जो आपको कंपनी को एक सेपरेट पर्सन मानना है, उसके वजह से बाकी सारे फीचर्स आए। ध्यान से मेरी बात सुनना, आपने कंपनी को एक सेपरेट पर्सन मान लिया, अब जब उसे सेपरेट पर्सन मान लिया, उस पर्सन को एग्जिस्टेंस में भी तो लाना पड़ेगा। वी आर नेचुरल पर्सन, कंपनी तो नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाना पड़ेगा। सो एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये आर्टिफिशियल पर्सन को कैसे क्रिएट करोगे? मार्केट में जाओ, रॉ मटेरियल खरीद के लाओ, मैन्युफैक्चर कर दो, वैसा आर्टिफिशियल पर्सन को आप क्रिएट करोगे बाय लॉ। पक्का? फिर लेट्स से ये राहुल और करण दो सेपरेट पर्सन है ना, चलो सेपरेट जैसे बैठ जाओ, है ना। चलो, जब ये सेपरेट पर्सन है, सुनो फोकस, अगर राहुल को कोई कार खरीदना है, क्या वो करण के नाम पे खरीदेगा? क्या नहीं से राहुल और करण अपनी प्रॉपर्टीज, अपने एसेट्स इंडिविजुअली, पर्सनली अपने नाम पे खरीदेंगे?
तुम लोग आज किस जोन में हो मेरे को बताओ। यार लॉ इतना जल्दी खत्म हो जा रहा है हमारा कि सीरियसनेस खत्म हो गई क्या? अब तो सर खत्म ही होने वाला है, बहुत टाइम है एग्जाम में। ये आज बारिश इतनी आ रही है कि सर अभी बस हो गया, आज सुबह से थक गए। ये तो राहुल को बोलो बढ़िया बारिश का मौसम, गरम गरम ऐसा समोसा और गरम गरम समोसे लेके आए सबके लिए। चलो वो जा नहीं रहा समोसा लेने, मैं क्या करूं? मैं पैसा दूंगा तो मैं ही नहीं मंगवा लूंगा, फिर तेरा क्या काम? चलो खाने के लिए मैंने कब मना किया क्लास में? राहुल और करण दो सेपरेट पर्सन। चलो प्लीज थोड़ा फोकस करेंगे। एग्जाम आपको क्यों लग रहा है बहुत दूर है? अपने मार्क्स देखे ना रिसेंट टेस्ट में, आपको लगता है उसके बाद भी इतना डिस्टर्ब्ड बैठना और फोकस नहीं करना अफोर्ड कर सकते हो? फिर करो थोड़ा फोकस। जब मैं बता रहा हूं ये मैंडेटरी क्वेश्चन में आता है, इसको आप ऑप्शन में छोड़ भी नहीं सकते। क्वेश्चन 1 में यहां से क्वेश्चन आता है 1B, ये क्वेश्चन आता है कंपनी लॉ से। मई 2018 यहां से सीए फाउंडेशन रिटर्न होना चालू हुआ था, तब से लेके अभी तक एक भी अटेम्प्ट नहीं किया कि ये क्वेश्चन मतलब कंपनीज एक्ट से क्वेश्चन मैंडेटरी क्वेश्चन में ना आए। 1A कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1B कंपनीज एक्ट, 1C या तो फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट या फिर पार्टनरशिप एक्ट। सो प्लीज फोकस करेंगे इस पे। सो अगर राहुल और करण दो सेपरेट पर्सन है, अपने अपने एसेट्स अपनी अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे रखेंगे, बराबर। अगर लेट्स से राहुल को किसी पर्सन के ऊपर लीगल एक्शन लेना है, क्या वो अपने नाम से केस फाइल करेगा या करण के नाम से केस फाइल करेगा? पक्का? सिमिलरली अगर किसी को राहुल के ऊपर केस फाइल करना है, राहुल के नाम पे करेगा या करण के नाम पे करेगा? राहुल के नाम पे। सो हर कंपनी की सुइंग कैपेसिटी है कि अगर किसी भी पर्सन को कंपनी को सू करना है वो कंपनी के नाम पे करेगा, और कंपनी को किसी और पर्सन को सू करना है कंपनी अपने नाम से करेगा। कंपनी अपने नाम पे अपनी प्रॉपर्टीज मेंटेन करेगा। याद करो पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था, याद है? पार्टनरशिप में जितने भी एसेट्स थे पार्टनरशिप फर्म के, दोज वर द जॉइंट एसेट्स ऑफ द ओनर्स, जॉइंट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स। यहां ऐसा नहीं है, कंपनी का एसेट्स कंपनी का खुद का है, मेंबर्स का नहीं माना जाएगा। पक्का? कोई कंफ्यूजन इसमें? लेट्स से ए और बी दो सेपरेट पर्सन है, बी की अगर डेथ हो गई, क्या उससे ए की लाइफ में फर्क पड़ेगा? पक्का? सिमिलरली कंपनी और मेंबर दो अलग पर्सन है, क्या मेंबर के एग्जिस्टेंस के होने या नहीं होने से कंपनी के एग्जिस्टेंस में फर्क पड़ेगा? सो मेंबर में कम एंड गो बट कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर, परपेचुअल सक्सेशन, राइट? कि मेंबर्स चेंज होते रहेंगे, मेंबर्स रहे ना रहे उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेंबर की डेथ होने से कंपनी बंद नहीं होगी। सो सारे मेंबर्स की एक साथ डेथ हो गई, कुछ नहीं, कंपनी फिर भी चलते रहेगा। बट अगर सारे पार्टनर्स की डेथ हो जाती थी तो मैंडेटरली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाता था, मैंडेटरली पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाता था, करेक्ट? तो अगर कंपनी के केस में सारे मेंबर्स की डेथ हो जाए तो भी कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलते रहेगी। देयर वुड बी परपेचुअल सक्सेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस? श्योर? सिमिलरली जब राहुल और करण दो अलग इंसान है, दोनों के साइन भी अलग होंगे। पक्का? सिमिलरली जब कंपनी एक अलग इंसान है, कंपनी का खुद का साइन होगा। कंपनी के साइन को हम कॉमन सील बोलते हैं। कॉमन सील देखे हो कभी? कैसा दिखता है? अच्छा दिखता है। वो तो रबर स्टैंप होता है। कॉमन सील इज नॉट रबर स्टैंप,
डिजिटल साइन किस पे? एलसी क्या होता है? देखो, कंपनी का कॉमन सील कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज कॉमन सील। देखो, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है स्टेपलर जैसा। आपको यहां पे ये जो बीच पे स्पेस है इसमें पेपर डालना है, एंड यहां से आप इसे जब प्रेस करेंगे इस तरीके से पेपर में इनग्रेव हो जाता है। वो रबर स्टैंप होता है। दिस इज कॉमन सील। नो, विदाउट एनी इंक। सिंस हम कंपनी को इसके पीछे एक रफ लॉजिक है कि हम कंपनी को देख नहीं सकते, बट वी कैन जस्ट फील। कंपनी एक पर्सन है ना, सो वी कैन फील द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, राइट? जैसे ये देखो, इन दोनों के बीच में रिलायंस बैठा है। सिमिलरली कंपनी का सिग्नेचर को हमसे फील कर सकते हैं, इसलिए इनग्रेव होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, राइट? दिस इज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट। चलिए, सो कंपनी का अपना खुद का सिग्नेचर होता है, दैट इज कॉमन सील। पक्का? क्वाइट। कंपनी के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। चलो, किसको घर जाना है, निकल जाओ तो क्विकली। जिसको पढ़ना है बैठो, बाकी निकल जाओ। जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तब इतना डिस्टर्बेंस क्यों है? कंपनी के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। मैंने आपको एक केस बताया था कि लेट्स से ये दो पर्सन थे, इन्हीं से कनेक्ट कर लेते हैं। अगर करण की कोई लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी करण की खुद की होगी या राहुल की होगी? लेकिन अगर राहुल ने प्रॉमिस किया कि जब भी तेरे को जरूरत पड़ेगा मैं 10,000 रुपए तेरे को दे दूंगा, अब करण को 70,000 की जरूरत है, राहुल से कुछ पैसे मांग सकता है क्या? कितने? 10,000, जितने राहुल ने प्रॉमिस किए। सिमिलरली कंपनी और मेंबर सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कंपनी को अगर 70,000 की जरूरत है, मेंबर्स जितने पैसे देने के लिए प्रॉमिस किए उतने पैसे देने को लाइबल होंगे। पक्का? इसके बाद सेपरेट मैनेजमेंट। सर ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग, यहां तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रही है चीज। तो ओनरशिप किसके पास होती है? कंपनी केस में ओनर कौन होता है? मेंबर्स। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था आज के बाद कभी नहीं बोलोगे कंपनी का ओनर शेयर होल्डर। कंपनी का ओनर कौन? मेंबर। शेयर होल्डर नहीं, मेंबर। मैनेजमेंट किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पक्का? सिटीजनशिप एंड नेशनलिटी। कंपनी अलग, मेंबर अलग। कंपनी का अपना खुद का स्टेटस है, पर ध्यान रखना कंपनी के पास सिटीजनशिप नहीं होती है, नेशनलिटी होती है। कंपनी को सिटीजनशिप की क्या जरूरत है? अगर उसे सिटीजनशिप दोगे उसे सिटीजन के राइट्स भी देने पड़ेंगे, राइट? जैसे देखो, मेरी कंपनी है रिलायंस, आपको पता था ना लास्ट लेक्चर में, मैंने पैसे लगाए, मैं मेंबर, मैं मालिक, बराबर। अभी कैसा, मेरे को तो कंपनी संभालने का टाइम नहीं है ना। अभी उधर अगर समझो ना, अगर मैं उधर कंपनी संभालने चले जाऊं तो मैं लॉ कौन पढ़ाएगा, राइट? सो मैंने एक वो मुकेश भाई करके है, उनको रख के रखा है कंपनी संभालने को। मैं ओनर, मेंबर किसको अपॉइंट करेंगे? डायरेक्टर। कंपनी का मालिक कौन? मेंबर। मैनेजमेंट कौन देखेगा? डायरेक्टर। पक्का? आज तक तुम्हें मालूम था? तुम फालतू सोचते थे मुकेश अंबानी की रिलायंस, राइट? मैं मेंबर, मैं ओनर, मुकेश अंबानी क्या है? डायरेक्टर, मैनेजमेंट। पक्का? अब अंडरस्टैंड, कंपनी क्वाइट,
सुनो, कंपनी खुद से तो ऑपरेट कर नहीं सकता, ऑपरेट करता है वाया डायरेक्टर्स, राइट। चलो सन्नाटा हो गया, अभी ऐसी सन्नाटा रहने दो, इसी फोकस को पढ़ाई पे रखो। कंपनी डायरेक्टर्स के थ्रू, क्वाइट, कंपनी डायरेक्टर्स के थ्रू ऑपरेट करता है। सो एक दिन मैं ऐसे ही नरीमन पॉइंट से क्रॉस कर रहा था, मैं देखा मुकेश भाई कंपनी छोड़ के मोर्चा लेके निकल गए, वो हमारी मांगे पूरी करो। मैंने उनको रोका कि मुकेश भाई ये क्या, मैं ओनर, मैंने आपको अपॉइंट किस लिए किया है, कंपनी संभालने के लिए, आप मोर्चा लेके क्यों निकल रहे हो, बराबर। अगर क्योंकि वो बोले मैं अपने लिए मोर्चा लेके नहीं निकला हूं, मैं तो कंपनी के बिहाफ पे निकला हूं, बराबर ना। अगर कंपनी को आप सिटीजन बनाओगे, उसे सिटीजनशिप के राइट्स भी देने पड़ेंगे, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट। हर कोई जैसे मोर्चा लेके निकल सकता है इंडिया में, कंपनी भी निकल पाएगी। फिर पता चलेगा डायरेक्टर्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हमेशा मोर्चा लेके निकल गए। मोर्चा किस लिए कंपनी का, कि कंपनी का कहना है कि हमारे डायरेक्टर्स की सैलरी बढ़ाओ, अब मेंबर्स मना कर रहे हैं। अब सीए फाइनल में पढ़ोगे कि डायरेक्टर्स को कितनी सैलरी मिलेगी, ये भी मेंबर्स डिसाइड करते हैं। यानी मुकेश भाई को कितनी सैलरी मिलेगी ये मैं बताता हूं। सो ये बात आप सीए फाइनल में जाके पढ़ोगे, कैसे डिसाइड करते हैं मेंबर्स। मुकेश भाई को क्या क्या काम करने हैं ये भी मैं डिसाइड करता हूं, कंपनी तो मेरी है, बराबर। चलो अभी अगर सिटीजनशिप दे दिया जाए तो डायरेक्टर्स इस चीज का मिसयूज कर सकते हैं। एंड कंपनी को किस लिए बनाया हमने, पर्सन बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के लिए सिटीजनशिप की जरूरत है क्या, तुम्हें जरूरत है तुम्हारे खुद के ऑफिस की, हमने तुम्हें नेशनलिटी दी है, अकॉर्डिंगली तुम्हें रेसिडेंस और डोमिसाइल भी मिल जाएगा, बराबर। सो कंपनी की सिटीजनशिप नहीं होती है, लेकिन नेशनलिटी, रेसिडेंस और डोमिसाइल होता है, पक्का, कोई कंफ्यूजन है इसमें। एंड लास्ट फीचर इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ये मैं आपको अलग से बताता हूं, फिलहाल आप बुक पे आइए। सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, ये 3 पॉइंट रीड करेंगे, along with capacity of sue and be sued, separate property, separate management, citizenship and nationality। यानी आपको ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर नहीं रीड करना है, कॉमन सील नहीं रीड करना है, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं रीड करना है, उसको हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अभी इसके जस्ट बाद। पहले आप ये बेसिक फीचर्स गो थ्रू कीजिए, ताकि ये लैंग्वेज आपके माइंड में फिट होती जाए कि इस तरह के वर्ड्स आएंगे लॉ में। चलो बिना डिस्टरबेंस के सब रीड करेंगे।
चलिए, इन पॉइंट्स में किसी को कोई कंफ्यूजन? श्योर? बोलो। आपके पास कैपेसिटी है कि आप सू कर सकते हैं अपने नाम पे, और आपको भी सू किया जा सकता है अपने नाम पे। कि आपको किसी के ऊपर केस फाइल करना है, आपको किसी के ऊपर केस फाइल करना, लीगल प्रोसीडिंग लेना अगेंस्ट दी कंपनी, तो वो कंपनी के खुद के नाम पे ली जाएगी। यानी लेट्स से तुम्हें रिलायंस के अगेंस्ट केस फाइल करना है, तुम डायरेक्टली रिलायंस के नाम पे फाइल करो। सिमिलरली अगर रिलायंस को तुम्हारे ऊपर केस फाइल करना है, वो अपने नाम से करेगा। पार्टनरशिप में क्या होता था, सब पार्टनर्स के नाम पे जॉइंटली होता था, एसेट्स एंड लायबिलिटीज पार्टनर्स के जॉइंटली होते हैं, करेक्ट। यहां पे वैसे नहीं होगा, कंपनी के अपने नाम पे सारे एक्शंस होंगे। चलो, अभी कॉमन सील का कॉन्सेप्ट समझना। कॉमन सील इज कंसिडर्ड एज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कंपनी की एंटिटी है जो उसके मेंबर से सेपरेट है। कंपनी अलग है, उसके ओनर अलग है। अगर पूरे के पूरे शेयर्स एक सिंगल पर्सन के पास है तो भी वो कंपनी की एक्टिविटी के लिए लाइबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि कंपनी अलग, ओनर अलग। पार्टनरशिप होता तो क्या होता, फर्म के लाइबिलिटी के लिए पार्टनर भी लाइबल होता, बराबर। बट कंपनी केस में ऐसा नहीं है, आपके पास पूरे के पूरे शेयर से आप अकेले ओनर हो तो भी आप कंपनी की किसी भी एक्टिविटी के लिए लाइबल नहीं होगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, यही तो है ना कि आप अलग इंसान मान लो। कल हमने यही तो देखा था, कल हमने यही देखा था ना कि आप मेंबर हो, आप कंपनी को एक सेपरेट पर्सन मान लो, बराबर। कल ऐसे ही देखा था ना कि अगर मिस्टर एक्स अगर राहुल को पैसे दे रहे, राहुल ने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न द इन्वेस्टमेंट देगा। कल ये देखा था हमने कि आप एक्स मतलब मेंबर हो गए, इधर आप मान लो कंपनी को भी एक पर्सन। चलो, कॉमन सील। सो मैंने क्या बोला, कॉमन सील को आप मान लो सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कॉमन सील को क्या मानना है, सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। जब आप कॉमन सील को सिग्नेचर ऑफ द कंपनी मानोगे, दैट मीन्स अगर किसी पेपर पे मुझे कहीं पे अगर किसी कंपनी का कॉमन सील मिल गया ना रखा हुआ, मैं एक पेपर पे वो लगा लूंगा, बाद में उस पेपर से ऊपर में एग्रीमेंट बना लूंगा कि कंपनी के सारे एसेट्स आज से मेरे नाम पे, मेरे डॉक्यूमेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन सील तो कंपनी का साइन है, बराबर। सो इस तरीके से कॉमन सील का बहुत ज्यादा मिसयूज होने लग गया था। सो बोला गया, कंपनी लॉ में अमेंडमेंट आया कि कॉमन सील जब भी आप यूज करोगे ना, खाली सील यूज करने से वैलिड नहीं माना जाएगा, इसके साथ 2 डायरेक्टर का साइन चाहिए जो प्रूफ है कि हाँ हमारे सामने कॉमन सील लगाया गया है, इसका मिसयूज नहीं हुआ है, राइट। सो मुझे एक बात बताओ, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया हमने, सील को कि साइन को? पक्का कहना इसे कॉमन सील खुद में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है, उसकी वैल्यू तभी है जब डायरेक्टर साइन करे। तो फिर लॉ में बोला गया, कंपनीज एक्ट 13 जब आया तब यहां पे एज यूजुअल पुराने लॉ की तरह कॉपी पेस्ट करके हमने कॉमन सील को मैंडेटरी रखा कि हर कंपनी को कॉमन सील रखना पड़ेगा। फिर आया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, इसने बोला कि कॉमन सील एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, एंड एनी विच वेज कॉमन सील जब हम यूज कर रहे हैं, 2 डायरेक्टर का टाइम तो बर्बाद कर ही रहे हैं, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना हम, तो फिर सिर्फ एक सील लगाने से क्या होगा, जब उस सील की ऑथेंटिसिटी इनके साइन करने से ही है ना। किसी डॉक्यूमेंट को हम किसी डॉक्यूमेंट को आप ऑथेंटिकेटेड कब मानेंगे, अगर उस पे ये साइन है तो, बराबर। तो लॉ ने बोल दिया 2015 में कि कॉमन सील को लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर कंपनी कॉमन सील रखता है तो हर डॉक्यूमेंट पे लगाना पड़ेगा, पर रखना ही अब ऑप्शनल है, कि अगर आप कॉमन सील रखोगे तो हर डॉक्यूमेंट पे लगाओ, पर ऑप्शनल है। सर नहीं रख रहे हैं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, 2 डायरेक्टर का साइन करवा लो, बराबर। और अगर आपकी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो 1 डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी का साइन करवा लो, बराबर। कोई कंफ्यूजन इसमें?
श्योर? ये समझ में आया हमको कॉमन सेल का कॉन्सेप्ट? किसी को भी कॉमन सेल के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है क्या? श्योर? चलो फिर बुक पे आओ, कॉमन सेल का पूरा टॉपिक एक बार रीड करेंगे। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। एग्जाम में बिल्कुल ये नहीं लिखोगे कि कंपनीज एक्ट 2013 से, कंपनीज एक्ट 2013 से कॉमन सील ऑप्शनल हो गया, ऐसा नहीं है। कंपनीज एक्ट 13 ने तो मैंडेटरी बोला था, फिर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने ऑप्शनल कर दिया। ये दोनों लाइन आनी चाहिए आपके आंसर में। चलो क्विकली ये टॉपिक रीड करेंगे। चलो अभी इसके अलावा दो फीचर और हमने यहां पेंडिंग रखे। लिमिटेड लाइबिलिटी, इसे आप लिखो अलोंग विथ टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी के साथ लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे हम। लास्ट फीचर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। देखो, जब कोई पर्सन कंपनी को पैसे देता है, कंपनी उसे ओनरशिप के राइट्स देती है। ओनरशिप के राइट्स दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। अब इन शेयर्स को आप नॉर्मली सोगा में गुड्स की तरह आप इसे सेल कर सकते हैं। याद करो, गुड्स का डेफिनेशन अंडर सोगा इंक्लूड शेयर्स एंड स्टॉक्स, राइट? सर इससे होगा क्या? इससे ड्वेल बेनिफिट होगा। सबसे पहला,
कंपनी को कोई रिजर्व पैसे नहीं रखने पड़ेंगे। आपने क्या बोला, कंपनी मेरी है ना, रिलायंस मेरी है, मैंने रिलायंस में पैसे लगाए। अब अगर कंपनी मेरी है, बिजनेस मेरा है, मैं जब चाहूं उस बिजनेस को बंद करूं, राइट। बाकियों कंटिन्यू करना कंटिन्यू करो, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, बराबर। जैसे पार्टनरशिप में रिटायरमेंट, जब एक पार्टनर रिटायरमेंट होता है सबका फ्लो डिस्टर्ब होता है, पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, सेटलमेंट करो, फिर बाकी लोग कंटिन्यू करते रहेंगे नई बैलेंस शीट बना के, करेक्ट। सो अगर इसी तरह अगर कंपनी में भी सेम ट्रीटमेंट हम फॉलो करें, सो कंपनी का जो फंडा था कि हमें बड़े लेवल का बिजनेस करना, वो हम कर ही नहीं पाएंगे, हमेशा मिनी मैटर्स में लगे रह जाएंगे, करेक्ट। और कंपनी को हमेशा अपने पास रिजर्व पैसे रखने पड़ेंगे कि कब कौन मेंबर बोल दे कि उसे पैसे वापस चाहिए, हमें वापस देने पड़ेंगे, राइट। सो यहां पे इसलिए बोला गया कंपनी का ओनरशिप जो है ना, शेयर्स, इसे आप सेल कर सकते हो, ये एक ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्लस ट्रांसफरेबल। सो इससे होगा क्या, ये जो पर्सन है इसे फ्लेक्सिबिलिटी मिली, जब चाहिए इसके पास लिक्विडिटी है, जब चाहिए शेयर बेच के पैसे ले सकता है, और कंपनी को स्टेबिलिटी मिल गई, इससे लिक्विडिटी मिल गई कि जब चाहिए पैसे ले सकता है, और कंपनी को स्टेबिलिटी मिल गई कि अचानक से इसके स्टेबिलिटी पे, इसके गोइंग कंसर्न में कोई अफेक्ट नहीं होगा। पक्का? एनी कंफ्यूजन? श्योर? तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर एक बार रीड करेंगे, क्योंकि कंपनी अपना बिजनेस करते रहेगी। पहले कंपनी का मालिक मैं था, मैं शेयर बेच दूंगा, कोई और मालिक बन जाएगा, ओनर कोई और बन जाएगा, कंपनी चलती रहेगी। तभी तो मैन में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, ओनर चेंज होते रहेंगे पर कंपनी चलते रहेगा, परपेचुअल सक्सेशन है, बराबर। चलिए सब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे। उसमें जो लास्ट पॉइंट है उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा, वो आगे समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा वो। चलिए चल सकते हैं क्या आगे? आर वी क्लियर विद द फीचर्स ऑफ द कंपनी? पक्का? अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। कंपनी लॉ के हमारे सिलेबस में दो ही कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो थोड़े से टेक्निकल है, जिनमें से एक है कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल का मतलब होता है, सबसे पहले व्हील का मतलब होता है कर्टेन, पर्दा। कॉर्पोरेट विल मतलब कॉर्पोरेट पर्दा। कॉर्पोरेट विल एक कॉन्सेप्ट है जो एक सिंपल सी बात बोलता है। ये बोलता है इधर मेंबर्स है, राइट, ये रहे सारे मेंबर्स, ये देखो ये रहे मेंबर्स, और ये रही कंपनी। सो ये कॉन्सेप्ट जो है कॉर्पोरेट विल का, ये बोलता है कंपनी और मेंबर के बीच में
एक कर्टेन है, इसी कर्टेन को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल। ये कर्टेन होने की वजह से क्या हो गया, मेंबर और कंपनी सेपरेट हो गए, जिसकी वजह से कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी के एक्शंस के लिए मेंबर्स लाइबल या रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। बराबर, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉर्पोरेट विल, कि कंपनी अलग मेंबर अलग, दोनों के बीच में पर्दा आ गया, दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते। बराबर, दोनों क्या हो गए, सेपरेट। श्योर, एक बार बुक में आओ, ये 3 पॉइंट रीड करेंगे, 4 पॉइंट, फिर मैं इसके डिटेल डिस्कशन में जाऊंगा। कोई डिफरेंस नहीं है। चलो, रीड किया सबने ये। अब यहां पे सुनना ये है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ कंपनी लॉ, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल केस, सलमान वर्सेस सलमान एंड कंपनी लिमिटेड। यहां पे हुआ क्या था, केयरफुली सुनना। इस केस में हुआ क्या था, एक पर्सन था नेम सलमान, राइट। इसका एक शॉप था शूज रिपेयरिंग का, राइट। अरे मोची था, मोची, बराबर। सो ये शूज रिपेयर करता था, रिपेयर करके उन्हें रीसेल करता था। वो स्टेशन के पास ऐसी दुकानें दिखेगी तुमको मोची की, वो शूज बना के कुछ रखे रहते हैं, सेकंड हैंड शूज बेचते हैं, राइट। वैसा ही शॉप था इसका। एक दिन इसने छुप छुप के लॉ का लेक्चर सुन लिया और बोला मैं भी कंपनी बनाऊंगा, एंड इसने एक कंपनी फॉर्म की, सलमान एंड कंपनी लिमिटेड। राइट, क्वाइट अंडरस्टैंड। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसने एक कंपनी बनाई, इस कंपनी ने इस बिजनेस को अक्वायर कर लिया। जो सलेमान का बिजनेस था उसको इस कंपनी ने अक्वायर कर लिया। अब जब ये कंपनी बनी, इस कंपनी के मेंबर्स बने सबसे पहले उसकी वाइफ, उसकी सन एंड डॉटर, राइट। नाउ इसमें से 2 बेटों को उसने, 4 बेटे थे टोटल, जिसमें से 2 बेटों को उसने डायरेक्टर बना दिया, एंड खुद सलेमान भी डायरेक्टर बन गया। भाई डायरेक्टर हम में से भी हो सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। नाउ इस कंपनी ने सलेमान से ये बिजनेस अक्वायर किया। जब अक्वायर किया तो ऑब्वियसली इन्हें पैसे देने पड़ेंगे। पैसे उन्होंने 3 पार्ट में दिए। कुछ अमाउंट का उन्होंने शेयर्स दे दिया कंपनी का, कुछ अमाउंट के डिबेंचर्स दे दिए, और कुछ कैश दे दिया।
राइट 20,000 के शेयर्स दे दिए, 20,000 पॉन्ड्स के शेयर दे दिए, 10,000 पॉन्ड्स के डिबेंचर दे दिए एंड बैलेंस 8782 कैश दे दिया। टोटल 38,782 पॉन्ड्स में डील हुई, बराबर। फिर इस कंपनी ने क्वाइट कुछ लोगों से गुड्स परचेज किया, यानी इनके क्रेडिटर्स अराइज हो गए। क्रेडिटर्स अराइज हुए थे इनके बुक्स में 8,000 पॉन्ड्स के। क्वाइट, ठीक है। ये सब होने के बाद कंपनी चली गई लिक्विडेशन पे। कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, कंपनी चली गई लिक्विडेशन पे। लिक्विडेशन वाले दिन कंपनी के पास एसेट्स थे 6050 पॉन्ड्स के और लायबिलिटीज थी सबसे पहले सिक्योर्ड ये 10,000 के डिबेंचर्स जो सुलेमान को दिए थे और अनसिक्योर्ड 8,000 पॉन्ड्स के क्रेडिटर्स। अब समझो पैसे तो कम है, सबको तो नहीं मिल पाएंगे। लॉजिकली बताओ पहले सिक्योर्ड वालों को देंगे कि अनसिक्योर्ड वालों को? सिक्योर्ड वालों को। तो अब यहां पे जब सिक्योर्ड वालों को दे दिया जाएगा पैसा, अनसिक्योर्ड वालों के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं इन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। इन्होंने बोला कि ये जो सिक्योर्ड डेट है कंपनी की वो तो कंपनी के मालिक की है और कंपनी का मालिक एक ही है कि सुलेमान एंड कंपनी के पास जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स पड़े हैं, जो आउटस्टैंडिंग है, जो कंपनी को पे करने हैं, वो डिबेंचर्स किसके पास है? सुलेमान के पास है। सुलेमान और सुलेमान एंड कंपनी तो एक ही है। ये बोल के क्रेडिटर्स ने कोर्ट में केस कर दिया कि ये जो पूरा 6050 का एसेट है वो हमें मिलना चाहिए, राइट। कोर्ट ने प्रॉपर्ली केस को स्टडी किया एंड कोर्ट केम अप विद द जजमेंट की कंपनी और ओनर के बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो सुलेमान एंड कंपनी को हम सेम नहीं मान सकते, राइट। एंड सुलेमान बीइंग द सिक्योर्ड क्रेडिटर, उसे पहले इन एसेट्स में से पैसे मिलेंगे, बराबर। ये कोर्ट का डिसीजन था जिसने कॉर्पोरेट लीगल, सेपरेट लीगल एंटिटी और कॉर्पोरेट विल के कॉन्सेप्ट को गवर्न किया। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? बुक में आओ, सुलेमान वर्सेस सुलेमान एंड कंपनी लिमिटेड, पूरा केस एक बार गो थ्रू करो। समरी आपके सामने बोर्ड पे है। क्या? हाँ, क्या गलत है इसमें? इलीगल काम कैसे कर लोगे? कॉन्ट्रैक्ट में पड़े हो ना, किसी के बिहाफ में इलीगल काम नहीं कर सकते। इलीगल काम करोगे तो माना जाएगा तुम खुद कर रहे हो। क्रिमिनल एक्टिविटी कभी असाइन ही नहीं हो सकती किसी को। इसमें इलीगल क्या था? अरे इसमें कौन सा स्कैम? कंपनी बंद हो गई, कंपनी नहीं चला पाई, धंधा। इसको, हाँ, उसको तो फायदा होगा ही। और कंपनी तो बनाई इसने लॉ का क्या एरर किया? लॉ नहीं तो बोला कि आप कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी बनाओ, इसने बनाया। अब लाइक दैट्स योर माइंड, दैट्स हाउ यू स्मार्ट यू कैन, कि लीगल फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए अपना फायदा कर सको। धीरूभाई अंबानी ने यही तो किया। आप सीए नहीं चलाते आजकल, रियल लाइफ में कहां पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है? ऐसा नहीं होता ना, बहुत सारे फ्रेमवर्क देखने पड़ते हैं। कंपनी बनाओगे कॉस्ट भी लगेगा। कल ही हमने देखा कंपनी को हर बात आरओसी को बतानी है, तो फ्री में थोड़ी ना बता पाओगे। यस, ऐसे अजम्पशन अमाउंट नहीं होता है। क्या चीज है? हर चीज के अमाउंट, आपको हर चीज के अलग अमाउंट्स होते हैं। कंपनी बनाओगे, अलग अलग तरह के लॉज आप पे एप्लीकेबल होंगे। हर लॉज के अथॉरिटीज को आपको प्रॉपर फाइलिंग करनी पड़ेगी। हर अथॉरिटी की आप पे नजर रहेगी। पार्टनरशिप ऑन द अदर हैंड अनरेगुलेटेड है, अपने मर्जी से काम करो, कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं है। कंपनी में हमेशा आरओसी इंटरफेयर करेगा, एमसीए इंटरफेयर करेगा, पार्टनरशिप में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर चीज के।
नहीं, कोई भी लॉ पे नहीं होगा। गलत क्या किया उसने? अरे तुमने कंपनी लॉ पढ़ना चालू किया, 2 सेक्शन भी नहीं पढ़े हो, 470 सेक्शन है। ऐसा नहीं होता है। अरे ऐसे नहीं होता है बाबा, थोड़ा शांति रख, पहले ये पढ़ना जो पढ़ने बोला हूं, आगे मत चलो। उसको नहीं किया, क्रेडिटर ने कंपनी को इशू किया कि कंपनी को ये पैसे पहले हमें देने चाहिए, क्योंकि कंपनी अगर पहले सिक्योर्ड को देगा, सिक्योर्ड वाला जो है सलेमान, वो और कंपनी तो एक ही है, इसलिए उसको पैसे नहीं देके हमें पैसे दो। बोल विकास। क्या? हाँ, कैलकुलेटर निकाल। चलो जोड़ो, 20,000, 10,000, 8,782, कितना आया? बराबर। अरे उसका बिजनेस खरीदा है ना। क्या? उसकी एक दुकान थी, एक दूसरी कंपनी खोली उसने, कंपनी अलग पर्सन है, उसने उस कंपनी को अपना बिजनेस भी बेच दिया। हाँ, क्योंकि बिजनेस दुकान तो उसी का था। तुम्हारा दुकान है, तुम मुझे बेचोगे तो मेरे से पैसे लोगे कि फ्री में बेचोगे? पैसे लोगे ना। सिमिलरली सुलेमान की दुकान है, उसने एक कंपनी खोली, कंपनी सेपरेट पर्सन है, कंपनी को अलग इंसान मानना है, एक इंसान ने तुमसे तुम्हारा बिजनेस खरीदा, तुमसे को पैसे तो देगा वो, बस। तो उसने बिजनेस खरीदा, उसके बदला ये पैसे दे रहा है। ये पैसे वो 3 पार्ट में, इस 3 तरीकों से दे रहा है। समझे अभी? चल लॉ पढ़ फटाफट। रुद्रेश, अगर समझ मार्क्स लाने ना एग्जाम में, जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे पहले उसको सीख, आगे मत भाग। नहीं मत सोच, पहले जो सीख सोचना है वो सोच, राइट, उसके बाद आगे सोच। वो इलीगल पे ज्यादा फोकस है उसका। स्कैम्स करना इतना आसान होता सो हर कोई यहां बैठ के स्कैम ही कर रहा होता। तो करो, तुम भी करो, कौन मना, मैं तो बोलता हूं करो, तो 2-3 हजार करोड़ का स्कैम करो। स्कैम्स तो होते ही है ना। क्वाइट, क्वाइट। बोलो चैतन्य, बोलो बोलो। उससे हुआ क्या लेकिन? कौन दिया? तो दूसरी कंपनी भी तुम्हारी है, पैसे कहां से आए? हाँ ठीक है, चलेगा। यही तो स्कैम, पेटीएम का यही तो स्कैम है। बिल्कुल हो सकता है, करो, स्कैम करने से मना कौन कर रहा है? पर तुम अगर ये सोचो कंपनी बना के स्कैम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। राइट, स्कैम करने के लिए आप वैसी एक्टिव, देखो लीगली आप जेन्युइन जाओ, राइट, लीगली आप जेन्युइन जाओ तो आपको कोई नहीं रोक रहा है। लीगली आप कहीं पे कुछ गलत करते हो तो फिर आप पकड़े जाओगे। चलो, तो सबसे पहले जिसके माइंड में ये क्वेश्चन है कि सर ऐसा करके तो फ्रॉड कर सकते हैं, तो लॉ ने बड़ा सीधा बोला, अगर आप फ्रॉड करने के लिए कंपनी बनाओगे तो कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को हम खत्म कर देंगे एंड कंपनी के ओनर को हम पकड़ के जेल में डाल देंगे। अभी ठीक है रुद्रेश? इसीलिए जब कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जिस लेवल पे सीख रहे हैं उसी पेस पे चलो, आगे भागोगे कॉन्सेप्ट्स अनक्लियर रहेंगे। चलो आगे चले। सो कॉर्पोरेट विल
सिखाने का मतलब कॉर्पोरेट विल सिखाने से नहीं था, बिकॉज कॉर्पोरेट विल तो हमने सेपरेट लीगल एंटिटी पहले ही सीख लिया। कॉर्पोरेट विल इसलिए जानना है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग मतलब लिफ्ट करना, पर्दा हटाना, इसको पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कंपनी और मेंबर्स के बीच में कर्टेन था, इस कर्टेन को आप रिमूव कर दोगे। रिमूव करने से क्या हुआ, कंपनी और मेंबर्स एक ही हो गए, यानी अब ये दोनों सेपरेट नहीं रहे। यानी कि जो कंपनी की लाइबिलिटी और एक्शंस थे उसके लिए मेंबर्स लाइबल और रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी कंपनी ने कोई फ्रॉड किया, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका ओनर। पक्का? किंगफिशर के केस में यही हुआ, इसलिए हम विजय माल्या को पकड़ रहे हैं। अब वो आपका टैलेंट है, आप लंदन जाके बैठ के कोई आपको पकड़ नहीं पा रहा है, वो तो अलग चीज है, उसके ऊपर अमाउंट तो ड्यू हो ही गया, राइट? 6 सिचुएशन है जहां पे कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जा सकता है। अगर आप एनिमी के साथ ट्रेड कर रहे हो, अगर रिवेन्यू को प्रोटेक्ट कर रहे हो या टैक्स को अवॉइड कर रहे हो, किसी लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, या फिर सब्सिडरी को सिर्फ अपना एजेंट बनाने के लिए फॉर्म किया है, एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन। केस 1 to केस 5 में कोर्ट कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करता है और केस 6 में डायरेक्टली कंपनी लॉ लिफ्ट करता है। केस 6 के लिए हमें कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। बोलो। केस 1 to केस 5 में कोर्ट कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करेगा और केस 6 में डायरेक्टली कंपनी लॉ ने कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर दिया है। मतलब इन 5 केस में, केस 1 to 5 में आप कोर्ट में केस फाइल करो, कोर्ट पूरे केस को स्टडी करेगा, फिर कोर्ट बताएगा कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होगा कि नहीं। चलो इन केसेस को देखें। सबसे पहले ट्रेडिंग विथ एनिमी, क्वाइट। अब इन 5 टॉपिक के लिए 5 केस लॉ आपको ध्यान रखने हैं। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इन्हीं केस लॉ के फैक्ट से मिलता जुलता आपको क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा और आपको इस केस लॉ का नाम लिखना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। ये 5 केस लॉ के नाम याद रखना जरूरी है, केस लॉ के बिना यहां पे मार्क्स नहीं मिलेगा। सबसे पहले ट्रेडिंग विथ एनिमी। देखो इसके ऊपर एक केस लॉ है, डैमलर कंपनी लिमिटेड। क्या? अरे तो एक तो आ गया ना ये सोलेमान, एक केस लॉ तो ये रहा। भिवंडी रहती हो? तो फिर तो जाके क्या करोगी, यहीं पे रुको, कल सुबह वापिस आना ही है। चलो एक केस लो हुआ डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। यहां पे हुआ क्या था देखो, लंदन में एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। हम नॉर्मली इसको कॉन्टिनेंटल टायर्स बोल देते हैं। लंदन में एक कंपनी बनाई गई कॉन्टिनेंटल टायर्स। ये कंपनी क्या करता था, जर्मनी से टायर्स इंपोर्ट करता था, इंपोर्ट करके फिर उन टायर्स को लंदन में ही सेल करता था। ठीक है, नाउ इस कंपनी के डायरेक्टर्स और मेंबर्स सब जर्मनी में थे। कोई प्रॉब्लम है क्या इतने में? कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट पर्सन है, कंपनी पर्सन है लंदन की और कंपनी के ओनर्स पर्सन है जर्मनी के। कोई प्रॉब्लम है इसमें? पक्का? अब क्या हुआ,
इस कंपनी ने लंदन में एक दूसरी कंपनी डैमलर कंपनी लिमिटेड को टायर सप्लाई किए। टायर सप्लाई तो कर दिए, पर इसके पहले कि डैमलर कॉन्टिनेंटल को पेमेंट करता, वर्ल्ड वॉर 1 चालू हो गया। एंड डैमलर ने बोला कि वो कॉन्टिनेंटल को क्या हो गया, को पे नहीं करेगा। कॉन्टिनेंटल ने पूछा भाई क्यों पे नहीं करोगे, तो बोला तुम हमारे एलियन एनिमी हो, तुम दिखा रहे हो कि तुम लंदन की कंपनी हो, पर तुम्हारे सारे के सारे ओनर्स कहां हैं, जर्मनी में। और वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी और लंदन एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर कर रहे थे, यानी दोनों एक दूसरे के क्या हुए, एलियन एनिमी। पक्का? और एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना मना है। जैसे ही वॉर चालू हुआ सारे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे सस्पेंड हो जाते हैं, याद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बराबर। अब क्या हुआ, मैटर गया कोर्ट में। कॉन्टिनेंटल का कहना है कि भाई मैं तो लंदन का ही कंपनी हूं, कंपनी सेपरेट पर्सन, मैं तो लंदन का पर्सन हूं, मेरे ओनर्स जर्मनी के हैं। लीगली कॉन्टिनेंटल का कहना एकदम सही है, राइट। पर हम क्या पढ़ रहे हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, कि हम लॉ की बियॉन्ड जाएंगे, जाके ट्रांजैक्शन का रियल एसेंस समझना है हमें, राइट। कोर्ट ने बोला आप भले लंदन के कंपनी हो, आपके सारे ओनर्स कहां हैं, डायरेक्टर्स कहां हैं, यानी डैमलर आपको जो पैसे देगा आप क्या करोगे, जर्मनी भेज दोगे, जर्मनी उन्हीं पैसों को यूज करके लंदन के ऊपर अटैक करेगा, राइट। एंड हमें हमारे एनिमीज को और स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना। सो कोर्ट ने यहां पे कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया एंड कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी को और उसके ओनर्स को एक मान लिया। अब एक मानने से क्या हुआ, ये कंपनी भी किसकी हो गई, जर्मनी की। पक्का? अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म होता तो वैसे ही जर्मनी का ही मानते ना, मिसे नॉर्मल सिनेरियो तो वही है। तो हमने कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर दिया और इस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी को क्या मान लिया, जर्मनी की कंपनी। एंड विद दैट डैमलर ने कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी को पैसे नहीं दिए। पक्का? तो कंफ्यूजन है इस केस में, बुक में आएंगे सब। डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, रीड करेंगे सब। इसकी समरी ये रही। चलो डन। कोई कंफ्यूजन है इसमें? पक्का? सेकेंड कैटेगरी, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस। अभी क्या, अगर आपने कंपनी बनाई है टू डिवाइड योर इनकम एंड अवॉइड टैक्सेस। इंडिया में टैक्सेस प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, यानी कि अगर आप लेट्स से 2.5 लाख रुपीस कमा रहे हो तो 10% टैक्स देना है, अगर तो 3 लाख कमाने पे 12% देना है, राइट। ये एग्जैक्ट स्लैब नहीं है, वो आप सीए इंटर में सीखोगे। मतलब जैसे जैसे आपके इनकम बढ़ेगा टैक्स का रेट भी बढ़ते जाएगा। यानी 4 पर्सन अगर 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं और 2.5 लाख रुपए पे टैक्स दे रहे गवर्नमेंट को, और एक पर्सन जो 10 लाख रुपए कमा रहा है और टैक्स दे रहा है, वो हमेशा चारों से जब कंपेयर करोगे तो मिला के भी ज्यादा टैक्स देगा। 10 लाख वाला जितना टैक्स देगा दैट वुड बी मोर देन द टैक्स गिवन बाय ऑल 4 टुगेदर। पक्का?
सो यहां पे अगर आपने कंपनी सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि आप टैक्स को या किसी और वेलफेयर लॉ को, वेलफेयर लॉ मतलब ऐसा लॉ जिससे कंट्री का फायदा हो, गवर्नमेंट का फायदा हो, राइट, गवर्नमेंट, ऐसा लॉ जिससे गवर्नमेंट कुछ चीजें आपसे कलेक्ट करती है और उससे आपके वेलफेयर के लिए यूज करती है। जो टैक्स का पैसा जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, बोला तो ऐसा ही जाता है कि उसे हमारे वेलफेयर के लिए यूज किया जाए, राइट। सो आपने अगर कंपनी बनाई है जस्ट टू डिवाइड इनकम ताकि आप टैक्स कम दे सको, तो ऐसे कंपनीज का कॉर्पोरेट बिल हम लिफ्ट कर देंगे। इस पे एक केस हुआ था सर दिनशा मानिक जी पेटेट, ये इंडियन केस है, आपको मालूम ही होगा, ये बॉम्बे का केस है एक्चुअली, आपको मालूम ही होगा बॉम्बे वाज वंस द किंग ऑफ टेक्सटाइल मिल्स, ही वाज द फाउंडर ऑफ टेक्सटाइल मिल्स इन मुंबई। मुंबई को टेक्सटाइल हब इन्होंने बनाया था, मुंबई में टेक्सटाइल बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया था, राइट। ही वॉज द लीडर पारसी बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, पारसी बिजनेसमैन का स्टार्टिंग यहां से हुआ था। सो इन्होंने टेक्सटाइल मिल्स स्टैब्लिश की मुंबई में एंड बहुत पैसे कमाए, राइट। फिर इन्होंने क्या किया, दिनशा मानिक जी पेटेट ने, इन्होंने क्या किया, 4 कंपनी बनाई एंड जो पैसे इन्होंने मिल्स से कमाए उन पैसों को इन चारों में डिवाइड कर दिया, और इन चारों कंपनी का काम था, इन चारों कंपनी का काम था इन पैसों को फर्दर इन्वेस्ट करना, इन पैसों को आगे इन्वेस्ट करना। नाउ अगर ये कंपनी इन्वेस्ट कर रही थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये कंपनी जब इन्वेस्ट कर रही थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये कंपनी पैसे आगे इन्वेस्ट करती थी, इन्वेस्टमेंट पे इन कंपनी को रिटर्न मिलता था, राइट। अब इस रिटर्न को ये कंपनी एज अ लोन दिनशा मानिक जी को दे देती थी। अच्छा, इतने में भी प्रॉब्लम नहीं था, पर ये होना तो जेन्युइन चाहिए था। तुम अगर लोन दे रहे हो किसी को, उससे इंटरेस्ट तो लोगे नहीं, सर हमारा अच्छा टर्म्स, हम बिना इंटरेस्ट के लोन देंगे, कोई बात नहीं, लोन के पैसे तो वापस लोगे, इंटरेस्ट नहीं लोगे पर लोन तो वापस लोगे। सो हो क्या रहा था, ये कंपनी दिनशा मानिक जी को ये जो रिटर्न आ रहे थे ना इन्वेस्टमेंट के, ये पैसे दे रही दिनशा मानिक जी को, एंड वो लोन कभी भी रीपे ही नहीं हुआ, द लोन वॉज नेवर रीपेड। और इन कंपनीज का और कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन ही नहीं था, इनका इतना ही काम था कि इस पैसे को इन्वेस्ट करना, रिटर्न लेना और दिनशा मानिक जी को देना है। क्या नहीं, से हमको सुन के ही पता चल रहा है कि ये 4 कंपनी जो बनाई गई है, जैसा रुद्रेश ने बोला कि सर सिर्फ और सिर्फ हमने हमारा इनकम अवॉइड करने के लिए बनाया है, टैक्स को रिड्यूस करने के लिए बनाया है, बराबर, लॉ बोलता है ऐसा हम आपको नहीं करने देंगे। यहां पे कोर्ट ने इन चारों कंपनी का और दिनशा मानिक जी के बीच का कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर लिया, इन चारों कंपनी को एक ही माना गया अलोंग विद दिनशा मानिक जी। तो इन चारों कंपनी का जो प्रॉफिट था, ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया, चारों कंपनी का एक्यूमुलेट होके जो रिटर्न हुआ उस पे दिनशा मानिक जी को टैक्स देना पड़ा। पक्का, श्योर? रुद्रेश अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है फ्रॉड करना, स्कैम करना, है ना? 470 सेक्शन पढ़ने के बाद बोलेगा नहीं सर पॉसिबल नहीं है। स्कैम्स करने पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है, पर वो पॉसिबल सिर्फ एक लॉ के अकॉर्डिंग आप नहीं बोल सकते। तो आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, सेबी किधर जाएगा? सेबी तुम्हें इतना आसानी से स्कैम करने देगा क्या? द एरा व्हेन स्कैम हैपेंड, दीज ऑल बिग स्कैम्स, उस टाइम पे लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। लेकिन आप सीए इंटर में जाके इनकम टैक्स पढ़ोगे, वो टैक्स का आपका जो सिलेबस है वो धीरूभाई अंबानी की वजह से बना है। धीरूभाई अंबानी ने तो इनकम टैक्स एकदम सिंपल सा होता, हर साल ऐसा होता, धीरूभाई अंबानी कोई ना कोई लूप होल खोज के टैक्स बचा लेते, अगले साल लॉ में वो अमेंडमेंट आ जाता, इस चीज पे भी टैक्स देना पड़ेगा, अगले साल फिर से कोई नया लूप होल खोज के टैक्स बचा लेते, राइट। इधर एक दूसरा एक टैक्स, एक इनकम टैक्स के अलावा एक टैक्स और होता है, मैट बोलते हैं उसको, मैट एंड एएमटी, वो आया ही धीरूभाई अंबानी की वजह से। देयर वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया पी चिदम्बरम, उन्होंने धीरूभाई अंबानी को चैलेंज किया था मैं आपसे टैक्स लेके दिखाऊंगा, एंड धीरूभाई अंबानी वाज लाइक कि तुम नहीं ले पाओगे, एंड वो नहीं ले पाए, एंड तो फिर उन्होंने बोला नेक्स्ट ईयर पक्का लेके दिखाऊंगा। नेक्स्ट ईयर उनसे टैक्स लेने के लिए नया टैक्स बनाया गया, एएमटी एंड मैट।
तो आप सीए इंटर में जाकर उसको डिटेल में पढ़ोगे कि वो कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और क्यों वैसे टैक्स बनाए गए, एंड हाउ डेट वाज पर्टिकुलरली कनेक्टेड टू धीरूभाई अंबानी। चलिए एनीवे, सो यहां पे इन चारों कंपनी का कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया गया एंड इनको ओनर के साथ एक ही मान लिया गया। करेक्ट। जैसे हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था, एक्चुअली वो स्कैम नहीं था, वो मार्केट लूपहोल था। सब वैसा ही काम कर रहे थे, जो पकड़े गया वो चोर है, वही बात है। किया उसने गलत था, किया उसने सही नहीं था, किया उसने गलत काम ही था, पर उसने अकेले नहीं किया, मार्केट का वही ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, वैसे ही चलता था। मतलब मार्केट में हर कोई वैसे ही ऑपरेट करता था। नहीं, वो बड़े स्केल पे नहीं, हर कोई बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रहा था, बस वो पकड़े गया। बस जो पकड़े जाए वो चोर है, बात उतनी है। चलो, सो ये क्लियर है क्या सबको? आइए बुक में दिनशा मानिक जी पेटेंट ट्रीट करेंगे। चलो चले आगे। कोई कंफ्यूजन इन दो केसेस में? थर्ड सिचुएशन, जब आपने कंपनी बनाई हो टू अवॉइड एनी लीगल ऑब्लिगेशन, यहां पर भी स्कैम करने से रोक लिया आपको, राइट? अब जैसे एक एक लाइन पढ़ते जा रहे, रुद्रेश का आइडिया फ्लॉप होते जा रहा है। देखो, अगर आपने लॉ का कोई पर्पस अवॉइड करने के लिए, लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने के लिए कंपनी बनाई है, तो फिर हम क्या करेंगे? कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर देंगे। एक केस हुआ था, एक कंपनी थी अरिल, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखो, इस कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, जो लेबर्स थे, उन्होंने इसी कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया। हुआ क्या था? अरिल ने एक दूसरी कंपनी इनार्को लिमिटेड के शेयर्स परचेज किए थे, इसमें पैसा लगाया, इस कंपनी ने इसे शेयर्स दे दिए, राइट? और ये शेयर्स बहुत इंक्रीज हुए वैल्यू में। जब ये कंपनी ने इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, बहुत प्रॉफिट हुआ इस कंपनी को, देन ऑटोमेटिकली इस कंपनी ने डिविडेंड बहुत हाई दिया। मतलब प्रॉफिट का डिविडेंड, मतलब प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी अपने ओनर्स को देता है, कंपनी अपने मेंबर्स को देता है, राइट? अब अरिल का जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, या चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, सबसे पहले सेल दिखाऊंगा, बराबर? उसके बाद ये इनार्को लिमिटेड से जो डिविडेंड आया, ये इनकम दिखाऊंगा, फिर इधर एक्सपेंसेस दिखा के यहां मेरा अल्टीमेटली प्रॉफिट आ जाएगा, राइट? अब इंडिया में एक लॉ है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। वो बोलता है बोनस इज टू बी पेड ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस, कि जैसे जैसे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, जो आपको अपने लेबर्स को, वर्कर्स को बोनस देना है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा,
तो ये जो प्रॉफिट आ रहा था अरिल का, उसके अकॉर्डिंग उसे 16% प्रॉफिट का बोनस में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता। सो अब अरिल ने क्या किया, एक सब्सिडियरी कंपनी बनाई जिसका नाम रखा अरिल भावनगर लिमिटेड। एंड ये जो इनार्को लिमिटेड के शेयर्स थे, ये शेयर्स अरिल भावनगर लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया। अरिल ने ये शेयर्स क्या किया, अरिल भावनगर लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया। तो फिर हुआ क्या, ये जो डिविडेंड था ये इनके बैलेंस शीट से हट जाएगा, ये डिविडेंड भी अरिल भावनगर में चले जाएगा। बराबर। देखो शेयर्स ट्रांसफर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहां पे साफ पता चल रहा है तुमने क्यों किया, ताकि ये बोनस ना देना पड़े। अदरवाइज तुम इस साल बोनस पे करते, बोनस पे करके नेक्स्ट ईयर के लिए तुम अभी से ट्रांसफर करके रख लेते शेयर। बराबर। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जब शेयर्स ट्रांसफर कर दिया 16% की जगह सिर्फ 4% बोनस देना पड़ा। राइट। तो ये सारे वर्कर्स ने मिलकर कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि ये कंपनी बनाई गई है सिर्फ इसलिए ताकि हमें बोनस ना मिले। कोर्ट ने देखा कि बात तो सही है, कंपनी इसलिए बनाई गई ताकि बोनस ना देना पड़े। राइट। हालांकि कुछ इलीगल थोड़ी ना किया कंपनी ने, कंपनी बनाना इलीगल है क्या, शेयर्स बेचना इलीगल है क्या, क्या इलीगल किया फिर। बराबर। नाउ बट आप देखोगे तो इंटेंशन तो सही नहीं है आपका। कोर्ट ने क्या किया, अरिल और अरिल भावनगर का कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर दिया। उससे क्या हुआ, अरिल और अरिल भावनगर एक ही हो गए। एक होने से क्या हुआ, जो अरिल भावनगर का ये जो प्रॉफिट बन गया था, ये डिविडेंड वापस किसका प्रॉफिट बन गया, अरिल का। एंड अरिल को 4 की जगह 16% बोनस देना पड़ा। पक्का। बुक पे आएंगे, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसे रीड करेंगे। अरिल भावनगर लिमिटेड, बोलो। हाँ तो ठीक है, इस साल तुम ये डिविडेंड दो, अगले साल से बनाना। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं देना पड़ता। हाँ तुम अगर मतलब कोर्ट डिसीजन
तुम्हारी बात सुन के ही लेगा ना। तुमने बोला इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने बनाया, कोर्ट बोलेगा तो फिर अगले साल से बनाते, डिविडेंड पे करके बनाते, कभी अगले साल से नहीं देना पड़ेगा। फर्क हो जाएगा तो नहीं पे करना पड़ेगा। हाँ चलेगा। चले आगे। कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड, आपने कंपनी बनाई है फ्रॉड करने के लिए। देखो यहां पे एक केस हुआ था, गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न। एक कंपनी थी गिलफर्ड मोटर कंपनी, मिस्टर हॉर्न इस कंपनी के एमडी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट। अब हॉर्न ने सोचा कि वो इस कंपनी को छोड़ के अब इस कंपनी में कंटिन्यू नहीं करेंगे जॉब, कि बहुत साल कर लिए, एमडी बन गए, अब हमको इस कंपनी में जॉब नहीं करना। हॉर्न ने कंपनी से रिजाइन कर दिया। जब रिजाइन किया सो कंपनी ने उनके साथ एक एग्जिट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कंपनी ने उनके साथ एक एग्जिट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि आप इस कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, आप सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते। हॉर्न ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, नहीं करेंगे सिमिलर बिजनेस। हॉर्न ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा हॉर्न मोटर कंपनी लिमिटेड, एंड वो कंपनी सिमिलर बिजनेस करने लगा। हॉर्न उस कंपनी का बन गया मैनेजिंग डायरेक्टर और हॉर्न ही बन गया उस कंपनी का मेंबर। गिलफर्ड मोटर कंपनी अप्रोच की हॉर्न को कि भाई देखो तुमको मना किया सिमिलर बिजनेस मत करना, तुम तो सिमिलर बिजनेस कर रहे हो। वो बोला मैं कहां कर रहा हूं, आपने मुझे बोला कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो कंपनी का डायरेक्टर हूं, कंपनी कर रही है सिमिलर बिजनेस। आपने मुझे यह बोला क्या कि मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता, आपने मुझे यह बोला क्या कि सिमिलर कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, राइट। सो कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी बिजनेस कर रही है, मैं तो कंपनी में जॉब कर रहा हूं एज ए डायरेक्टर, और लीगली हॉर्न एकदम सही है। अब लॉजिकली सोचो गलत है ना, अब तो फ्रॉड कर रहे हो, जो काम आपको करना अलाउड नहीं था वो करने का आपने अल्टरनेट रूट खोज लिया, राइट। ये मैटर गया कोर्ट में, कोर्ट ने दोनों की बातें सुनी एंड डिसाइड किया कि नहीं, यहां पे जो कंपनी बनाई गई इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ गिलफर्ड मोटर कंपनी के साथ जो हॉर्न का एग्जिट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट को ना फॉलो करना पड़े इसलिए बनाई गई है। एंड कोर्ट ने हॉर्न और हॉर्न मोटर कंपनी का कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर दिया, एंड अकॉर्डिंगली हॉर्न मोटर कंपनी भी वो काम नहीं कर सकता जो हॉर्न को करना डिसअलाउड था। लॉजिकल ना। चलो क्विकली ये केस रीड करेंगे। डन। बोलो। क्वाइट। क्या फिर से बोलो। समझा नहीं मैं क्या बोल। वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, मैं कैसे बताऊं चलेगा कि नहीं। अंडरस्टैंड, हम केस लॉस पढ़ रहे हैं। अगर डायरेक्टली लॉ में लिखा होता चलेगा कि नहीं तो हम केस लॉ पढ़ ही नहीं रहे होते। उस सिचुएशन में कोर्ट जज करेगा कि तुमने जो पर्पस बनाया है तो चेक किया जाएगा वाइफ क्या पहले कोई काम करती थी क्या, वाइफ का उतना एलिजिबिलिटी उतना एक्सपीरियंस कैपेबिलिटी है क्या कि वो पूरा डिसीजन ले सके, कंपनी संभाल सके। नहीं है, मतलब तुमने वाइफ को सिर्फ इसलिए वाइफ के नाम पे कंपनी बनवाई है कि तुम ये स्कैम कर सको, कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर देंगे। इट्स अबाउट हाउ थिंग्स आर प्रूव्ड इन कोर्ट, हम केस लॉ पढ़ रहे हैं।
ठीक है, चलो नेक्स्ट, सब्सिडरीज टू एक्ट एज एन एजेंट। आपने सब्सिडरी बनाई, एक कंपनी ने सब्सिडरी बनाई सिर्फ अपना एजेंट बनाने के लिए। सो एक कंपनी था मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, इसने किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था एंड ये लाइसेंस इसका रिजेक्ट हो गया, ये लाइसेंस इसका रिजेक्ट हो गया। तभी इसने एक सब्सिडियरी बनाई एंड इस सब्सिडियरी ने इस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया एंड इसका ये लाइसेंस अप्रूव हो गया। राइट, सब्सिडियरी क्या होता है हमने अभी तक वैसे पढ़ा नहीं, टाइप्स ऑफ कंपनी में हम पढ़ेंगे। एसपी वालों को तो पता ही होगा सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है। राइट, जिनको नहीं पता भी ये समझो एक कंपनी थी, इस कंपनी ने दूसरी कंपनी बनाई, ठीक है। चाइल्ड पेरेंट कंपनी क्या होता है? हाँ ठीक है, बोल लो। वैसे पेरेंट कंपनी बोले कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कंपनी लॉ में, स्टिल ठीक है, वैसे समझ लो। एग्जाम में मत लिखना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलो, वो अमेरिका में बोलते हैं, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। पेरेंट कंपनी, चाइल्ड कंपनी। सो आप लॉ पेपर में लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलो, सब्सक्वाइट सब्सिडरी के थ्रू जब इस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो ये लाइसेंस अप्रूव हो गया। राइट, अब जब ये लाइसेंस अप्रूव हो गया, ये सब्सिडरी कंपनी ऑपरेट कर रही है, बट इसको सारे के सारे ऑर्डर्स मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड लाके दे रहा है, ये खुद से कोई ऑर्डर्स नहीं ले रही है। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी है, यानी इनको ऑर्डर पूरा करने के लिए सबसे बड़ा एसेट्स जो चाहिए वो है कार्गोज, बड़े ट्रक्स। राइट, वो सारे कार्गोज भी मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड सप्लाई कर रहा है। कैन आई से एक्चुअली सब्सिडरी के नाम पे ऑपरेट तो ये खुद ही कर रहा है। ये मैटर गया कोर्ट में, ब्रिटेन के ट्रांसपोर्ट कमीशन ने एमटीएल के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल किया एंड कोर्ट ने स्टडी किया और ऑब्जर्व किया कि इस कंपनी को जो बनाया गया है मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि ये जो सब्सिडरी कंपनी को बनाया गया है इसलिए बनाया गया है ताकि वो काम कर सके मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जो वो खुद के नाम पे नहीं कर पा रहा था। अगर ये जेन्युइन कंपनी होती तो ये कंपनी खुद से भी तो बिजनेस कर रही होती, खुद के भी ऑर्डर्स फुलफिल करो और मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने तुमको जो ऑर्डर दिए वो भी फुलफिल करो, बराबर। पर तुम खुद से तो कोई बिजनेस ऑपरेट ही नहीं कर रहे। तुमको सिर्फ क्यों बनाया गया इस कंपनी को? ताकि मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के वो ट्रांजैक्शंस ऑपरेट हो सके जो उसे खुद करने अलाउड नहीं थे। यहां पे कोर्ट ने क्या किया, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड और इस सब्सिडरी कंपनी का कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया एंड मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने सब्सिडरी कंपनी का ट्रांजैक्शंस को, क्या हो गया, इतना डिस्टर्बेंस क्यों है? मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड और सब्सिडरी कंपनी का कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करके दोनों को सेम माना। सेम मानने से क्या हुआ, जो काम करना ओनर को अलाउड नहीं था कंपनी को भी अलाउड नहीं हुआ। पक्का? फर्क इतना है, यहां पे ओनर भी खुद एक कंपनी है। पक्का? चलिए केस लॉ रीड करेंगे। रुद्रेश का डाउट का प्रॉब्लम क्या है, इसके डाउट्स ना जो रिक्वायर्ड है उस चीज से कनेक्टेड नहीं है। अंडरस्टैंड रुद्रेश, तुम केस फाइट करने नहीं जा रहे हो, एग्जाम लिखने जा रहे हो। किस चीज का चार्ज? नहीं, पेनल्टी लगा, आपने गलत क्या किया, पेनल्टी क्यों लगाए? आपने तो लीगल फ्रेमवर्क में रह के ही काम किया ना। सब्सिडरी बनाना मना है क्या? सब्सिडरी को वर्क असाइन करना मना है क्या? तो फिर आपने तो लीगल फ्रेमवर्क में ही रह के काम किया। हाँ, वो लाइसेंस नहीं मिलेगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। नहीं, फिर नहीं खोलने देंगे, उस पर हम स्टे लगाएगा कोर्ट कि आप और सब्सिडरी ऐसा नहीं खोल सकते। चलो डन। ये केस लॉ रीड करेंगे, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन।
चलो, तो ये 5 तरीके थे जहां पे कोर्ट कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर सकता है, एंड कोर्ट ने इन मैटर्स में किन किन केसेस में कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया है उसका सबसे बेंचमार्क केस हमने स्टडी भी किया, राइट। ये केस लॉ के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में इन्हीं केसेस से सिमिलर आएगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको एनालाइज करना रहेगा, करेक्ट। अगर आपके एनालिसिस से आपको लगता है कॉर्पोरेट विल सिचुएशन में लिफ्ट नहीं होनी चाहिए तो आंसर में लिखो लिफ्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपका एनालिसिस जस्टिफाइड है तो मार्क्स मिलेंगे। जैसे आपने जो बोला, अगर उसने वाइफ के नाम पे कंपनी बनाई, एनालिसिस को लिखो। उस केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो ना, आपको अपना ही जस्टिफिकेशन तो लगाना है, पर एनालिसिस में प्रोविजन में अपना सही पार्ट लिखोगे, फैक्ट में अपना पार्ट लिखोगे। अगर आपका एनालिसिस जस्टिफाइड है तो मार्क्स मिलेंगे, राइट। पॉइंट नंबर 6, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, इसे हम सीख पाएंगे विद टाइप्स ऑफ कंपनी, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे उसके साथ हम ये पॉइंट नंबर 6 समझ पाएंगे।